हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आज स्टार्ट करेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ का जो शेप होता है वो थोड़ा बल्जिंग शेप होता है। इसमें अर्थ जो है वो थोड़ा सा इलिप्सॉइडल टाइप शेप की होती है, जिसमें जो इक्वेटर पर रेडियस होता है वो ग्रेटर होता है और पोल का जो रेडियस होता है वो लेस होता है। और ये नियर अबाउट 21 किलोमीटर डिफरेंस का होता है। और जी की वैल्यू देखी होती है जीएमई अपॉन आर स्क्वायर। तो आर जहां पर लेस होगा वहां पर जी की वैल्यू ग्रेटर होगी, और जहां पर आर की वैल्यू ग्रेटर होगी वहां पर जी की वैल्यू लेस होगी। तो देखिए, इक्वेटर पर रेडियस ग्रेटर है, तो यहाँ पर जी जो है वो लेस होगा। और पोल पर रेडियस जो है वो लेस है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू मोर होगी। यानी हम कहेंगे कि जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन होगा जी एट इक्वेटर। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए, मान लीजिए ये कोई कैपिटल एम का मास है, यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम सोर्स मास कह सकते हैं। और इसके चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में इंफिनिटी से हम किसी टेस्ट मास को अगर लाते हैं, तो उसको यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू आती है -G m m अपॉन आर के इक्वल। आर यहाँ पर सोर्स मास से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां पर हम टेस्ट मास को ला रहे हैं। ठीक है, ये वहां तक की डिस्टेंस होती है। उसके बाद यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा मास की, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होगा सोर्स मास की, और यही वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की। ठीक है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इस टेस्ट मास की बनता है, यही इस सोर्स मास की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यही इस सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम क्या होगा। तो जैसे देखिए, एक एम का मास यहाँ रखा हुआ है, एक एम टू का मास यहाँ रखा हुआ है, तो एम वन एम टू के मास आर डिस्टेंस पर देखिए रखे हुए हैं। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगी -G m1 m2 by आर। ठीक है, और यही एम वन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही एम टू की भी होगी, और यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। यही एम वन एम टू से मिलकर जो सिस्टम बना हुआ। आ रही बात समझ में? ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, यहां पर भी देखो दो मासेस हैं, एक अर्थ का और एक ये एम मास जो उसके सरफेस पर रखा हुआ है। तो देखो, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी -G m e m अपॉन आर। इसमें एक मास तो अर्थ का हो गया एम ई, और एक मास ये टेस्ट मास टाइप हो गया एम का। और इनके बीच की डिस्टेंस आर ई के इक्वल रखेंगे, वो ऐसे कि पूरी जो अर्थ होती है उसका हम मास उसके सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं। तो जब पूरा मास एम ई सेंटर पे आ जाएगा तो यहाँ तक की डिस्टेंस अर्थ की रेडियस की इक्वल हो जाएगी, तो अपॉन आर ई आ जाएगा। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा -G m e m अपॉन आर ई, अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम। तो मोर देन टू मतलब यहां पर हमने थ्री पार्टिकल ले रखे हैं, एम वन एम टू एम थ्री। ठीक है, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, और पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आता है वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनती है। और कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे उनका एक फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर इक्वल टू n n-1/2। यहाँ n नंबर ऑफ मासेस है, जैसे यहाँ पर थ्री हो गए, तो थ्री इंटू थ्री माइनस टू, तो थ्री माइनस वन, तो ये टू के इक्वल हो जाएगा, यानी 3 × 2/2। टू से टू कैंसिल, तो नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर थ्री बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, इस सिस्टम में अगर किसी पर्टिकुलर मास की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, जैसे आपसे एम वन की पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फिर केवल एम वन का ही पेयर बाकी सबके साथ बनाते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो बनती है वो उस पर्टिकुलर मास की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जैसे एम वन की पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एम वन एम टू का पेयर बनाएंगे, और एक एम वन एम थ्री का पेयर बनेगा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो एम वन की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ के सरफेस से मान लीजिए एच हाइट तक किसी बॉडी को हम शिफ्ट करते हैं, तो उस बॉडी को एच हाइट तक शिफ्ट करने में जो वर्क डन आएगा या फिर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो वो डेल्टा यू या डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर ई के इक्वल होती है। इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
तो फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी अर्थ मास सिस्टम की, फिर माइनस इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी अर्थ मास सिस्टम की, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना। इस फॉर्मूले में अगर एच वेरी वेरी लेस देन आ रही है, यानी कि बहुत कम हाइट तक हम बॉडी को शिफ्ट करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh के इक्वल होगी। क्योंकि एच वेरी वेरी लेस देन आ रही होगा, तो यहाँ पर हम एच को निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो रखेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ केवल वन बचेगा नीचे, तो डेल्टा यू की वैल्यू फिर mgh के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे स्केप स्पीड पर। स्केप स्पीड क्या होती है? देखिए, द मिनिमम स्पीड विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ ए प्लेनेट सो दैट इट मे जस्ट escape the gravitational pull of the planet is known as escape speed। जैसे मान लीजिए अर्थ के सरफेस से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, और इतनी मिनिमम स्पीड से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है कि ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल लिमिट है उसके जस्ट बाहर तक चली जाती है, और वहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो रहती है। तो जितनी मिनिमम स्पीड से हमने उसको यहां से प्रोजेक्ट किया है, वो मिनिमम स्पीड उसकी एस्केप स्पीड कहलाएगी। इसको हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं। mg जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। के इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी ई स्क्वायर, और यू इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी ए बी एम अपॉन आर ई, और के फाइनल की वैल्यू जीरो, यू फाइनल की वैल्यू भी जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि इतनी हाइट पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, यहाँ पर वेलोसिटी जस्ट जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी क्योंकि ये हाइट काफी ज्यादा है। तो इसको सॉल्व करने पर एस्केप स्पीड का ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। और ये आता है अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई। यहाँ पर टर्म आप सारे समझते ही हो, ये क्या है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। और जी एम ई की वैल्यू को जब हम जी आर ई स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे, तो एक आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट टू जी आर ई आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको एस्केप स्पीड का याद रखना है। और अर्थ के लिए जी की वैल्यू, आर ई की वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं, तो एस्केप स्पीड की वैल्यू आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को अगर हम प्रोजेक्ट कर दें, तो वो हमेशा हमेशा के लिए स्केप कर जाएगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो एस्केप स्पीड होती है, ये एंगल पर डिपेंड नहीं करती है, थीटा पर डिपेंड नहीं करती कि कितने एंगल से हमने अर्थ के सरफेस से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, मून के ऊपर जो एस्केप स्पीड है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है ये लेस देन होती है वी आर एम एस, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑन मून। तो जिस वजह से क्या होता है कि वहां पर जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी चूंकि आरएमएस स्पीड जब इसकी स्केप स्पीड से ज्यादा है, तो वो वहां पर रुकते नहीं है। तो इस वजह से मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, स्केप स्पीड वाले, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर किसी बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए, या किसी प्लेनेट से प्रोजेक्ट करते हैं, और उसकी जो स्केप स्पीड है वो के टाइम्स वीई के इक्वल है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल अर्थ का ही ले लें, तो यहाँ पर जो उसकी प्रोजेक्ट करने वाली जो स्पीड है वो के टाइम्स वी है, और के की वैल्यू लेस देन वन है। इसका मतलब जैसे हाफ वीई से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी स्केप वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी से, या 1/4 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, के की वैल्यू लेस देन वन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये जो बॉडी है वो स्केप नहीं करेगी, वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो अर्थ के सेंटर से वो जितनी हाइट तक जाती है, ये वो हाइट होती है आर। इसकी वैल्यू होती है कैपिटल आर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अर्थ के सेंटर से वो जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगी वो ये होती है, और अर्थ के सरफेस से कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी वो एच की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, आर माइनस आर। तो ये आ जाता है आर के स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इफ बॉडी प्रोजेक्टेड विथ वी आई इज इक्वल टू के टाइम्स वीई एंड के ग्रेटर देन वन। अब
जो प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी है वो अगर k टाइम्स वीई के इक्वल है और यहाँ पर k जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जैसे 2 वी से प्रोजेक्ट कर दिया, है ना, अर्थ एस्केप स्पीड की डबल स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, या 3 टाइम्स वीई कर दी, है ना, 3 टाइम्स स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि जब वो ग्रेविटेशनल लिमिट को पार करेगी तो यहां कहीं पर उसके अंदर भी वेलोसिटी होगी। मान लो वो वी डैश की वेलोसिटी होती है, तो वो वेलोसिटी कितनी होगी? वो वी डैश की वेलोसिटी वी डैश इक्वल टू होती है वीई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है जिससे प्रॉब्लम को आप चुटकियों में तुरंत की तुरंत सॉल्व कर सकते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अर्थ सैटेलाइट पर। देखिए अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट है वो घूमता रहता है। अर्थ की जो ऑर्बिटल रेडियस होगी उसको हम आर से डिनोट करेंगे, यानी अर्थ के सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस होगी ऑर्बिट की वो वाली डिस्टेंस। और अर्थ के सरफेस से जो हाइट होगी सैटेलाइट की उसको हम एच से डिनोट करेंगे। और स्मॉल आर की वैल्यू को हम आर ई प्लस एच के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले हम स्मॉल आर के टर्म में निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ऑर्बिटल स्पीड, जितनी ऑर्बिटल स्पीड से वो सैटेलाइट मोशन कर रहा होगा अर्थ के चारों तरफ, ये v की वैल्यू आती है अंडर रूट जी एम ई बाई आर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट जी एम ई बाई आर। अच्छा, अब इसमें अगर h की वैल्यू जीरो हो जाए, जैसे अर्थ के बहुत पास ये सैटेलाइट है यहाँ पर कहीं, है ना, वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है अर्थ के बहुत के पास, तो v की वैल्यू v नॉट के इक्वल हो जाएगी। और ये वैल्यू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई के इक्वल हो जाएगी। ये आर जो है वो आर ई के इक्वल हो जाएगा। और वैल्यू जब हम इसकी पुटअप करेंगे तीनों की, तो ये आ जाता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अर्थ के बहुत पास जो चक्कर लगा रहा होगा सैटेलाइट, उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। और इस सैटेलाइट को बोलते हैं नियर बाई सैटेलाइट। ठीक है, अब देखिए एस्केप स्पीड की जो वैल्यू होती है अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई होती है। तो इसमें रूट टू को अगर हम हटा दें तो बाकी जो वैल्यू है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई, ये वाली स्पीड के इक्वल हो जाएगी। तो वीई की वैल्यू रूट टू वी नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एस्केप स्पीड और जो नियर बाई सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल स्पीड, इन दोनों में रिलेशन हमारे पास आ गया। तो ध्यान से देखो कि एस्केप स्पीड की वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड में रूट टू से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगी। मतलब अर्थ के बहुत पास जो चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट, अगर उसकी स्पीड हम रूट टू टाइम्स कर दें तो वो फिर एस्केप कर जाएगा। तो ये वैल्यू आती है 41.4% के आसपास, है ना, कि अगर हम सैटेलाइट की स्पीड जो नियर बाई सैटेलाइट है 41.4% अगर इंक्रीज कर देते हैं तो सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा। टाइम पीरियड सैटेलाइट का कितना होगा? टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। टी इजिकल टू टू पाई आर अपॉन वी से निकल के आएगा, जो कि होता है टी इजिकल टू टू पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, आर यहाँ पर सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस है जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, तो इतना टाइम पीरियड उसका आ जाएगा। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। और जो नियर बाई सैटेलाइट होगा उसके लिए ये स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे नीचे जीएमई को जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक आर ई स्क्वायर से ये क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ये बन के आ जाएगा। तो इसमें जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आता है 84.6 मिनट के इक्वल, या फिर 1.41 आवर के इक्वल। यानी कि अर्थ के बहुत पास जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा होगा उसका टाइम पीरियड होगा 84.6 मिनट, या फिर 1.41 आवर। ठीक है, याद रखना है आपको। अब आते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पर। देखिए ये जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ या प्लेनेट के चारों तरफ, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर है, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है जी एम अपॉन टू आर के इक्वल। ठीक है, आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों सिस्टम की जो बनेगी माइनस जी एम अपॉन आर, आर यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और इन दोनों का जब हम सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की आ जाएगी, तो वो आ जाती है माइनस जी एम अपॉन टू आर के इक्वल। ठीक है, तो ध्यान से देखो जितने काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड आ रहा है वही यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है, बस ये माइनस में होगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में देखो ये रिलेशन बन जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ये टू को अगर हम यहाँ ले आए तो टू इंटू टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी रिलेशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इधर देखो एनर्जी का अगर हम डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया। अब देखो जैसा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है वैसा ही टोटल एनर्जी का भी ग्राफ बनेगा निगेटिव में, क्योंकि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, बस टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव में है। तो जैसा ये पॉजिटिव में बन रहा है वैसे ये नेगेटिव में ग्राफ बनेगा। और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जीएमई अपॉन आर, यानी कि इससे ग्रेटर है, टोटल एनर्जी से ग्रेटर है पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में, तो ये और नेगेटिव में ग्राफ बनेगा ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। आगे बढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू ए सैटेलाइट सो दैट इट escapes अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लेनेट अराउंड विच इट इज रिवॉल्विंग। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, आपको याद रखना टोटल एनर्जी अभी हम लोग ने देखा ही माइनस जी एम एम अपॉन आर के इक्वल होती है, तो यहाँ पर प्लस की हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मास प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन द सैटेलाइट, सॉरी अर्थ, अर्थ के ऊपर अगर कोई मास रखा हुआ है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो देखो उसकी टोटल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई के इक्वल होगी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, यही उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू प्लस की हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड और वर्क डन टू शिफ्ट ए सैटेलाइट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए किसी सैटेलाइट को अपनी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट करना है, ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी या रिक्वायर्ड होगी एनर्जी, उसका एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू, और एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। तो बेटा आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।